दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं IPC इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता, जो अभी हमने स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया था। आज थर्ड करने वाले हैं कि अपराध में मानसिक तत्व, मेंटल एलिमेंट इन क्राइम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आइए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दुराशय का अर्थ क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं। हमारी विधि पद्धति की प्रमुख विशेषताओं में एक यह है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दिया जाने वाला अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त कुछ मानसिक स्थितियों पर भी निर्भर करता है। जहाँ वे अपेक्षित हैं वहाँ उनकी अनुपस्थिति दायित्व को शून्य कर देती है। इन दशाओं को नकारात्मक रूप में भली भांति व्यक्त किया जा सकता है। दोष सिद्धि कृत्य को एक निश्चित मन स्थिति या मनोभाव से करने के कारण होती है। आपराधिक विधि में इन्हें मानसिक तत्व के रूप में जाना जाता है, अर्थात किसी विशिष्ट ढंग से कार्य करते हुए उसने किसी परिणाम को सोच लिया था या उस जैसे परिणाम की संभाव्यता का उसे पूर्ण अनुमान हो गया था। अतः किसी कार्य को अपराध होने के लिए दूषित मन से उसका किया जाना आवश्यक है। मात्र कृत्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन, उसका आशय ऐसा न हो। ठीक है, इसका एक उक्ति है कि मात्र कृत्य किसी, मतलब जो आपका काम है, किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक आपका आशय, मतलब आपका मन दोषी ना हो। ठीक है, एक्सेस नॉन फैसिट रिजम निसी मेनसिट एरिया। ठीक है, यह प्राकृतिक न्यायालय नेचुरल जस्टिस का एक संविधित सिद्धांत है। कोई व्यक्ति आपराधिक प्रकृति की कार्रवाई में जब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक यह ना कि साबित कर दिया जाए कि उसका मन दूषित था। अब देखते हैं प्रवृत्ति या चेष्टा क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक कार्य के पूर्व जिसे हम अपनी चेतना में करते हैं एक विशिष्ट मानसिक अवस्था कार्य करती है, तो मानसिक अवस्था काम करती है। कोई भी शारीरिक कृत्य शारीरिक गति के बिना संभव नहीं है और कृत्य को जन्म देने वाली हर शारीरिक गति के पूर्व उस गति के लिए एक इच्छा होती है। ऑस्टिन के अनुसार गतियाँ इच्छाओं का अनुसरण करती है। वे सभी गतिशील होती है जब हम उसे गति होने की कामना करते हैं। कामना भी चेष्टा है और इच्छा के फलस्वरूप हुई गतियाँ कृत्य है। ऐसा माना जाता है कि चेष्टा तथा कृत्य के अतिरिक्त एक इच्छा भी है जो दोनों की जननी है। अभिलाषा या कामना को इच्छा की एक कृति माना जाता है। जब हम किसी गति की इच्छा करते हैं तो हम उसे कामना करते हैं, और जो अभिलाषा के पूर्ण होने की कल्पना करते हैं तो हम आशा करते हैं कि कल्पित गति प्राप्त होगी। अब देखते हैं इच्छा क्या होता है, विल। स्टीफन के अनुसार इच्छा चेष्टा की पर्यायवाची के रूप में बहुधा प्रयुक्त होती है जो किसी स्वैच्छिक कृत्य की पूर्वगामी में या उसकी सगामी है। इच्छा से उसने का तात्पर्य या तो किसी विशिष्ट कार्य की चेष्टा जो स्वैच्छिक कार्रवाइयों में एक अवस्था होती है, या तर्क और अस्थायी निर्णय के आचरण का एक विशिष्ट रूप अपेक्षित है से है और इसका अनुसरण करने के आशय से युक्त है, जो समय समय पर कम या अधिक संख्या में विशिष्ट चेष्टाओं को जारी करता है।
आशय और प्रयोजन क्या होता है, अब ये देखते हैं। इंटेंशन एंड मोटिव क्या होता है, इंटेंशन एंड मोटिव क्या होता है, अब ये देखते हैं। स्टीफन के अनुसार आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष का कोई निर्देशित करता है। प्रयोजन वह स्वयं है जो इच्छा की कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है या इच्छुक व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दूसरे को मार डालता है तो यहाँ आशय उस कृत्य को नियंत्रित करता है जिसके कारण मृत्यु हुई है। प्रयोजन वह उद्देश्य है जो अपराधकर्ता के मस्तिष्क में या था किसी अभिलाषा की पुष्टि जैसे बदला इत्यादि। आशय किसी व्यक्ति की वह मानसिक दशा है जिसके माध्यम से वह अपने आचरण से संभाव्यता प्रतिफल का न केवल पूर्वानुमान करता है वरन वह उसकी कामना भी करता है। ऑस्टिन के अनुसार आशय कार्य का लक्ष्य प्रयोजन जिसका स्रोत है दूरस्थ आशय कार्य का प्रयोजन है। निकटस्थ आशय दोषपूर्ण कार्य का सहगामी है और दूरस्थ आशय या प्रयोजन उस संपूर्ण आशय का वह भाग है जो दोषपूर्ण कृत्य की परिधि से बाहर है। वास्तव में प्रयोजन आशय का एक रूप है। विलियम्स के अनुसार आपराधिक विधि में आशय शब्द का प्रयोग आपराधिक कृत्य के घटक संदर्भ में साधारणतया उपयुक्त माना जाता है और प्रयोजन इस आशय के संबंध में जिसके द्वारा अपराधीकृत किया गया है। दुराशय अथवा मन स्थिति की उत्पत्ति एवं विकास। ऑर्गन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेंसरिया। अब ये देखते हैं, अपराध दुराशय के बिना नहीं हो सकता। लगभग प्रत्येक विधि प्रणाली का यह सिद्धांत है कि अपराध के लिए दुराशय आवश्यक है जिसके बिना यह अस्तित्ववान नहीं हो सकता। कोक मात्र, ये जो कोक है ये एक विद्वंता है, इन्होंने कहा है मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उनका मन अपराधी नहीं हो। तो ठीक है दोस्तों, आपका जो काम है वो आपको अपराधी नहीं बनाएगा जब तक कि आपका मन अपराधी न हो। यही उक्ति की उत्पत्ति ऑस्टिन के उपदेश ठीक है में मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? रिम लिंगम, ये कहते हैं ऑस्टिन के उपदेश क्या है कि रिम लिंगम नॉन फैसिट निसी मेंसरी में मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दुराशय अथवा मानव स्थिति का उत्पत्ति एवं विकास। इसी में आगे लेजिस हेनरिकी के लेखक ने इसे किसी मध्यकालीन रचना से प्राप्त किया जिसमें लिंगुआम संभवतः गायब हो गया था। को के पश्चात उस व्यक्ति का लाभ बहुत से आंगल निर्णयों में उठाया गया। लॉर्ड केन्ने के अनुसार यह उक्ति प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस तथा आंगल विधि इंग्लिश लॉ का एक सिद्धांत है। आर बनाम क्लासे के प्रकरण में लॉर्ड अरविंजर भी ने कहा था कि यह उक्ति की कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है जब तक कि उसका मन अपराधी न हो। आंगल विधि से भी पुरानी है। दुराशय तथा सांविधिक अपराध क्या है, अब ये देखते हैं। क्या इंग्लिश कॉमन लॉ के मन स्थिति के तत्वों को अधिनियम में परिभाषित प्रत्येक अपराध मुख्य रूप से वहाँ जहाँ इसे एक तत्व के रूप में स्पष्ट वर्णित नहीं किया गया है में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह प्रश्न इंग्लैंड तथा भारत दोनों में ही विवाद का विषय है। इस विषय पर आर बनाम प्रिंस तथा क्वीन बनाम टॉल्सन के दो महत्वपूर्ण निर्णय में मन स्थिति की अवधारणा को संविधिक अपराधों में न्यायाधीशों ने विरचना के माध्यम से संसद की संतुष्टि के बिना शामिल किया था। इस विषय पर दो विचारधाराएं हैं। प्रथम सेराज बनाम रूटजन के बाद में न्यायाधीश राइट के निर्णय में शामिल है कि प्रत्येक अधिनियम में मन स्थिति अंतर्निहित है
जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाए। तथा दूसरी विचार होब्स बनाम क्विंसटन कॉरपोरेशन के बाद मतलब वाद, जो केस होते हैं उसको वाद बोलते हैं, में न्यायाधीश कैनेडी ने निर्णय में है अधिनियम की हमें शाब्दिक रूप में व्याख्या करनी चाहिए जब तक कि चीज न स्पष्ट करे कि मना स्थिति आवश्यक है। दोनों ही के अनुसार कुछ परिस्थिति में माना स्थिति विवक्षित होती है परंतु कुछ में नहीं। यद्यपि अधिनियम स्वयं में कोई शब्द ऐसा नहीं है जो मन स्थिति की स्वीकृति को जाहिर करे, किंतु न्यायाधीश अपने अधिकार से इसे शामिल करते हैं। अब देखते हैं पहला वाद, आर बनाम प्रिंस का मामला। इस प्रकरण में कैदी हेनरी प्रिंस ऑफेंसेस अगेंस्ट दी पर्सनल एक्ट 1861 की धारा 55 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित लड़की एनी फिलीपींस को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसके स्वामित्व से बाहर ले जाने का अभियुक्त है। इंग्लैंड में किसी अविवाहित लड़की जो 16 वर्ष, क्योंकि दोस्तों ये इंग्लैंड का केस है इसलिए इंग्लैंड का बात आ रहा है, 16 वर्ष से कम उम्र की है को उसके पिता या माता या किसी अन्य व्यक्ति जो उसका वैदिक संरक्षण हो के स्वाभाविक में असंवैधानिक रूप से अलग करना या इसका प्रयास करना अपराध है। ठीक है, इसमें यह साबित किया गया कि कैदी लड़की को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसके स्वामित्व से बाहर ले गया तथा लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम थी। सजा को साबित करने वाली लड़की के स्वयं बयान के अतिरिक्त सारे तत्व मौजूद थे। यद्यपि पिता ने यह सिद्ध किया था कि लड़की की उम्र 14 वर्ष थी, परंतु देखने से वह इससे अधिक उम्र की प्रतीत होती थी तथा जूरी ने यह सुनिश्चित साक्षी अभाव के आधार पर पाया कि लड़की ने प्रतिवादी को अपनी उम्र 18 वर्ष बताई थी, जिस पर उसने विश्वास किया और ऐसा विश्वास समुचित भी था। यह तर्क दिया गया कि यद्यपि अधिनियम की धारा 55 के अधीन या अपराध नियत हुआ था, अपराध होने के लिए इस तत्व के ज्ञान पर बल नहीं देती है कि लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम थी। इसके बावजूद भी कॉमन लॉ का मना स्थिति का सिद्धांत लागू होगा क्योंकि दुराश्रय के अभाव में सजा नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, आर बनाम प्रिंस के मामले में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। एक लड़की को, जो लड़की बताती है कि मैं 18 साल की हूँ, लड़का लेके चला जाता है, ठीक है, मगर उसके फादर उसके ऊपर केस कर देते हैं कि लड़की क्या है 14 साल की है, मगर न्यायालय ने क्या किया, उसको सज़ा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन स्थिति, उसका काम गलत था, माना कि काम उसका गलत था, मगर उसने मन से गलत नहीं, उसका मन गलत नहीं था, उसने उस लड़की के ऊपर भरोसा किया और वो लगती भी थी कि 18 साल की होगी, तो इसलिए वो लेके गया। तो यहाँ मन स्थिति, इसका मन में गलत नहीं था, तो इसको सज़ा नहीं हुआ। क्लियर हुआ? ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, क्वीन बनाम टॉल्सन में। इस वाद में कैदी का विवाह टॉल्सन नामक व्यक्ति के साथ 11 सितंबर सन 1880 में हुआ था। टॉल्सन ने 13 दिसंबर सन 1881 को उसका परित्याग कर दिया। ठीक है, कैदी तथा उसके पिता ने टॉल्सन के बारे में छानबीन किया तथा उसके बड़े भाई एवं अन्य सूचकों से पता चला कि अमेरिका जाने वाले जहाज के साथ वह डूब गया। जो उसका पति था वो अमेरिका जा रहा था और वो डूब गया। 10 जनवरी सन 1887 को अपने को विधवा मान कैदी ने एक दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया। अब कैदी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके पति जब लौट के आता है तो केस कर देता है इसके ऊपर, तो इसको कैदी बोला जाता है। तो ये जो लेडीज़ होती है ये क्या करती है, जब इसको पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि हमारा पति मर चुका है तो ये शादी कर लेती है। ठीक है, तो विवाह कर लिया। दूसरा पति सारी परिस्थिति से अवगत था, जो दूसरा पति था उसको सारी बात पता थी तथा विवाह खुले रूप से संपन्न हुआ था। ठीक है, सन 1887 के दिसंबर महीने में
टॉल्सन अमेरिका से वापस लौट आया तथा कैदी पर द्विविवाह के लिए ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सनल एक्ट 1861 की धारा 57 के अधीन दोषारोपित किया। ठीक है, क्योंकि उसने अपने पति द्वारा परित्यक्त होने के 7 वर्ष के भीतर ही दूसरा विवाह कर लिया था। दोस्तों, इसमें यह कहा गया था कि 7 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं, मगर ये क्या था, क्योंकि इसको पता चल चुका था। ये होता है इसमें धारा में कि जैसे कोई भी इंसान, आपका पति हो या पत्नी हो, अगर 7 साल तक अगर आप उसको छानबीन करते हो, नहीं पता चलता है, तो क्या है कि आप दूसरी शादी कर सकते हो। मगर इनको पता चल गया कि वो आदमी दुनिया में ही नहीं है, तो इन्होंने 7 साल से पहले ही शादी कर ली थी। ठीक है, दूसरी शादी के समय समुचित आधारों पर सद्भाव से उसने विश्वास किया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और धारा 97 निर्धारित करती है कि जो कोई विवाह होते हुए दूसरे व्यक्ति से अपने पूर्ण पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह करेगा, उसे आततायिता का दोषी होगा। उसी धारा की परंतु प्रतिवादी करते हैं इस अधिनियम में कुछ भी पुनः विवाह करने वाले किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसका पति या पत्नी ऐसे व्यक्ति के लगातार 7 वर्षों तक अनुपस्थिति रहा तो हो तथा उसके द्वारा इस अवधि में जीवित न जाना गया हो। तो दोस्तों, आज हम इस 3 नंबर को यहीं तक रखते हैं और ये क्लियर है मनस्थिति वाला। अब हम इसके आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।